वाहा वाहा। तो मित्रों, इंडियन एक्सप्रेस में मुझे इकोनॉमी का एक नया शब्द देखने को मिला, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। एसआईपी तो आप समझते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की हर महीने आप कुछ पैसे कटवाएंगे और म्यूचुअल फंड वाला अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में वो निवेश करता है। अब मान लीजिए 3 लोग एसआईपी स्कीम बंद करवा देते हैं और सामने 2 नए लोग एसआईपी में जुड़ते हैं। मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक रेशियो मिलता है 150। इसका मतलब कि हर 100 नए लोग जुड़ने पर 150 लोग एसआईपी छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये एसआईपी स्टॉपेज रेशियो ईरान युद्ध के पहले था 70 to 85। अचानक से 2026 अप्रैल में बढ़ के हो गया 352। 352 मतलब ये क्या बोल रहा है कि हर 100 लोग जुड़ रहे हैं तो 352 लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब आपको प्रश्न होगा कि जा कौन रहा है और आ कौन रहा है। देखिए, जाने वाले हैं सब छोटे निवेशक, क्योंकि उन बेचारों का एक तो ये एआई के चलते आईटी सेक्टर में ले ऑफ हो गया हो, ऊपर से ईरान युद्ध के चलते चाहे सूरत की डायमंड इंडस्ट्री है, मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री है, बहुत सारी जगह पर और धंधा ठप है। उसमें काम करने वाले ये जो लोअर मिडिल क्लास वर्कर हैं, उन सब ने अपनी एसआईपी बंद करवाई होगी। तो फिर कौन से तेजस्वी लोग एसआईपी में जुड़ रहे हैं? वो ज़्यादातर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, जिनको ये लगता है कि बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स मतलब कि देखो, जब बाजार गिरता है तो शेयर सस्ते में मिलता है तो खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में चाहे आदमी हो या बाजार, हमेशा ऊपर ही जाता है। तो हमेशा ऊपर जाएगा तो बाय ऑन डिप्स। अब ये ऐसी सलाह है जो फिन्फ्लुएंसर और एसआईपी म्यूचुअल फंड के एजेंट लोग देते हैं, और वो हमेशा ऐसा ही बोलेंगे क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। इस पर द हिंदू अखबार ने एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा कि देखो, ये जो बाय ऑन डिप्स की सलाह है, ये युद्ध के समय पर सही नहीं है, क्योंकि युद्ध में करेक्शन ज्यादा होता है बाजार में और रिकवरी बहुत देरी से आती है। और इसे समझाने के लिए एक कंसेप्ट यूज किया गया, पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। आसान भाषा में मैं बताऊं तो मान लो एक कंपनी के शेयर का भाव चल रहा है 25 रुपए, जबकि उस कंपनी का प्रति शेयर मुनाफा है केवल 1 रुपया। यानी ये ऐसी बात है कि जो कंपनी 1 रुपया मुनाफा कर रही है, आप उसको 25 गुने ज्यादा दाम देकर उसका शेयर खरीद रहे हैं। द हिंदू कॉलमनिस्ट का यह कहना है कि देखो, भारत की जो कंपनियां हैं और उनका जितना फ्यूचर में ग्रोथ का स्कोप है, तो इनका पी रेशो, उसकी एक फेयर वैल्यू, न्यायोचित रकम क्या होनी चाहिए, 17 to 18 टाइम्स। लेकिन ईरान युद्ध से पहले ये 25 गुना ज्यादा था। ईरान युद्ध के बाद जो गिरा है बाजार, तो 19 गुने पे आ गया है। लेकिन अभी भी आप समझो करेक्शन के लेवल पे नहीं आया। बीच में ये 2 हफ्ते का ईरान युद्ध विराम हो गया, इस्लामाबाद में पीस टॉक होने वाली है बोल के वापस बाजार थोड़ा ऊपर उठा, फिर वापस गिर रहा है। तो जो फेयर वैल्यू है, मतलब 17 to 18 टाइम्स यहाँ तक आना इसका बाकी है। करेक्शन शेयर बाजार का पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बाय ऑन डिप्स की सलाह पे जुड़ रहे हैं, हो सकता है 2-3 साल उनका पैसा फंस जाए, क्योंकि बाजार साइडवेज रहे। ऑफकोर्स 10 साल की हम बात करें तो उतने में तो बाजार ऊपर चढ़ ही जाएगा, लेकिन उतनी लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ आदमी को जुड़ना पड़ेगा। एक केस स्टडी भी बताई गई कि अमेरिका में साल 2000 में आया था डॉट कॉम बबल, कि ये सब आईटी कंपनियां बहुत ग्रो करेंगी और उनका पी रेशियो 25 गुना अभी जो है तो बहुत कम है, उस जमाने में तो सीधा 50 गुना 60 गुना चल रहा था। फिर अचानक से साल 2000 में $5 ट्रिलियन मार्केट गिर गया। 5 ट्रिलियन रकम आप समझिए, अभी भारत देश का पूरा जीडीपी, मतलब पूरी इकोनॉमी में एक साल में जितना गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन होता है, वो हमारा जीडीपी है $4 ट्रिलियन। उससे भी बड़ी रकम होगी $5 ट्रिलियन। इतना बाजार गिर गया। कुल मिलाकर 80% गिरावट आई और नास्डेक को रिकवर होने में 15 साल लगे। मतलब आप समझिए, ये जो एक पीक है उसका शिखर, उतने तक वापस पहुंचने में उसको 15 साल लगे। ऐसी लॉन्ग रिकवरी हुई। एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट सोलोव ने बताया कि देखो, ये सब एआई टेक बबल जो है उससे बाजार गिरेगा, इतिहास का पुनरावर्तन होगा। तो डॉट कॉम बबल में तो हुआ, अब वापस से ये जो एआई के चलते फिर से बबल आया है, तो क्या फिर से ऐसा 15 साल के लिए फ्रीज हो जाएगा? ये भी चिंता का विषय है। अब कुछ लोग कहें देखो, ये सब तो पुराने जमाने की बातें है ना, कोरोना के बाद तो आप देखिए कि रिकवरी आई है। लेकिन कोरोना के बाद, मतलब 2020 से लेके 22 तक, यूक्रेन युद्ध से पहले तक, सरकार अलग अलग देशों में ढेर सारा प्रोत्साहन पैकेज यानी स्टिमुलस पैकेज दे रही थी। चाहे भारत में आत्मनिर्भर अभियान हो, अमेरिका में उनकी सब योजनाएं चली, तो ढेर सारा वो पैसा आया, उसके चलते बाजार चढ़ा था। हाल के वर्षों में आप देखिए, सरकार के पास इतना पैसा है ही नहीं। 2026 का बजट याद करो, ना इनकम टैक्स माफ किया, ना कोई बड़ी योजना लॉन्च की। ऊपर से ये एलपीजी की तंगी, उससे सिरामिक इंडस्ट्री और बहुत सारे और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का नुकसान, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पलायन, करीब $1.66 ट्रिलियन
डॉलर लेके वो भाग रहे हैं। उसके चलते भारत का रुपया गिर के डॉलर के सामने 94 95 तक पहुंच जाता है। तो तकलीफें बहुत ज़्यादा है। अब कुछ लोग कहें देखो शेयर बाजार गिर रहा है तो गोल्ड खरीद लेना चाहिए ना, गोल्ड तो हमेशा सेफ एसेट है। लेकिन यहाँ पर भी उल्टी गंगा बह रही है कि 2026 मार्च महीने में गोल्ड का भाव 13% गिर गया, युद्ध खत्म नहीं हो रहा है तो भी। इसका कुल मिलाकर कारण ये था कि सटोरियों ने पहले भाव चढ़ाया था, बकरों को बेच के उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और आजकल वो ये ऑयल और डॉलर के फ्यूचर्स में लगे, वहां पर उनको ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। यार उस पर मैं एक अलग डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अब ये जितना हमने अभी पढ़ा प्रीलिम्स में उसकी उपयोगिता कम है, लेकिन मेंस, निबंध और एथिक्स की केस स्टडी में लिखने लायक ये सब मुद्दे हैं। एक बार यूपीएससी ने पूछा, व्हेन मनी स्पीक्स द ट्रूथ इज साइलेंट। जब पैसा बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। तो वही बात है ना, बाय ऑन डिप्स की सलाह युद्ध में इतनी जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब इन्फ्लुएंसर और एसआईपी एजेंट जिनको कमीशन मिलता है तो वो यही बोल रहे हैं और सत्य बोलने चाहिए उनको, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। दूसरा निबंध 2021 में पूछा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास का पुनरावर्तन होता है। फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, पहली बार त्रासदी के रूप में। सेकंड टाइम एज अ फार्स, दूसरी बार मजाक के रूप में, प्रहसन के रूप में। तो .com बबल 2000 में हुआ, उसके बाद 2007-8 में अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस हुई, और उसके बाद अब क्या एआई बबल के चलते फिर से ये सोलो पैराडॉक्स होगा। अगर होगा तो वो मतलब मजाक ही बन जाएगा, सेकंड या थर्ड टाइम एज अ फार्स। तीसरा निबंध 2024 में यूपीएससी ने पूछा, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत होने की कीमत, इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। कुछ नहीं करने से तो अच्छा है मतलब गलत हुआ जाए। ये ऐसी बात है कि एक मेंढक को आप, एक फ्रॉग को उबलते पानी में रखो और धीरे धीरे आंच बढ़ाओ, तो मेंढक को लगेगा कुछ मजा है, कुछ इतना तकलीफ नहीं, फिर अचानक से वो भाग ही नहीं पाएगा और गर्म पानी में मर जाएगा। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। अब इस लॉजिक पर आप कहें हाँ तो फिर शेयर बाजार में चाहे जितना लॉस हो रहा है पैसा निकाल के भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम रुके तो ये और गिरेगा तो हमारा और नुकसान होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है, कुछ बार रिकवरी जल्दी भी आ सकती है। तो ये जीवन की, इकोनॉमिक्स की ऐसी दुविधाएं हैं जिसका कोई स्पष्ट ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर देना मुश्किल होता है। इसका विपरीत भी आर्गुमेंट जा सकता है कि यूपीएससी के अंदर एमसीक्यू में गलत जवाब टिक कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ टिक नहीं करोगे तो मार्क नहीं मिलेंगे। हालांकि एक्यूरेसी लेवल ड्रॉप होता है, नेगेटिव में नुकसान होता है, तो आपको एक सही डिसीजन लेना होता है कि कितना मैं टिक करूं और कितना छोड़ दूं। एक और निबंध, बेस्ट लेसन्स आर लर्न्ड थ्रू बिटर एक्सपीरियंस। जीवन के सबसे उत्तम जीवन बोध आपको कड़वे अनुभवों में से ही होते हैं। कि जवानी में आपको कोई टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम रील में टिप दे देता है कि ये कंपनी के शेयर में लगा, और आप लगाते हैं और एक बार सही भी हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि हर बार मैं ही नसीब वाला बनूंगा और जीवन की सारी कमाई आप उसमें लुटा देते हैं। फिर आपको कि नहीं, ऐसा किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। या फिर कि कोरोना के शुरुआती समय में आप याद करिए कि कोई भी कंपनी में डालो 20-30% प्रॉफिट हो रहा था, और फिर कोई आदमी आंख बंद करके जिंदगी की सारी कमाई उसमें डाले तो वो ठोकर खा के फिर पूरे जीवन शेयर बाजार से दूर रहेगा। खैर मित्रों, शेयर बाजार में तो भाव गिरने से नुकसान होता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें फीस कम होने पर आपका फायदा होता है। अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन यूपीएससी कोचिंग के लिए, जो पहले थोड़ी ज़्यादा फीस थी, अब कम करके लिमिटेड टाइम के लिए केवल 19,999 में अवेलेबल है यूजिंग द डिस्काउंट कोड mrunal.org। सर मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना चालू हुए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ मैंने इतने पढ़े नहीं थे। ऑल्दो 10th तक मुझे सोशल साइंस और जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइट सब्जेक्ट, काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन सर उसके बाद एक डेफिनेटली एक टच छूट जाता है, काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट वही एकदम से जो जिस इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है अनअकैडमी पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे सर मुझे आपका, मैं कल बता ही रहा था, ज्योग्राफी पढ़ने में जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एजुकेटर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, बाकी भी एजुकेटर्स हैं सर। हिस्ट्री में सर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मृणाल सर बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं, तो सर ऐसे हेल्प होती है सर। और पिछली एग्जाम सीजन में ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री से लेके हिंदी माध्यम में रैंक 20 रविराज, आप हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के पेड लर्नर्स थे। मतलब जिन्होंने फीस देकर ज्वाइन किया था और पूरी पढ़ाई की थी। हम फ्री मॉक इंटरव्यू वाले और फ्री मॉक टेस्ट वाले लोगों को क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो सीरियस टीचर्स द्वारा सीरियस पढ़ाई हो रही है, फ़ायदा उठाइए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.